वित्त आयोग है इस बार बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम लोग अगर पहले इसको पढ़ने से पहले ये देख लेते हैं एक बार कि किस तरह से क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो देखिए मेंस में तो क्वेश्चन आते हैं, तो अभी हम मेंस का उतना फोकस नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रीलिम से अभी हमारे पास उतना समय भी नहीं है। तो मेंस में भी यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन हैं वो निकल जाते हैं। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन प्री में भी पूछ लिए जाते हैं, जब भी नया वित्त आयोग है उसका गठन होता है तो उससे क्वेश्चन आ जाता है। जैसे देखिए 2015 में 14वें वित्त आयोग से क्वेश्चन आया था। 14वें वित्त आयोग से, और क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। यूपीएससी जब भी क्वेश्चन देता है ना वो बहुत ही बेसिक देता है, लेकिन उसमें कुछ अप्रोच होगा जरूर। जैसे यहाँ पर ये बोल दिया था कि जो एक तरह से राज्यों को हिस्सा दिया गया है वो 32% से बढ़ा करके 42% कर दिया है। लेकिन वहां पर क्या है, हमने यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये कम किया था या ज्यादा किया था वो हम लोग देखेंगे। इसी तरह से इसमें जब भी आप लोग पुरानी चीजें देखें तो उसमें ये देखें कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपने पीवाईक्यू देखा तो आपको ये समझ में आया कि हाँ इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। जैसे आप 2023 का क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब देखेंगे, तो 2023 का क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया रखा है कि जो राज्यों के बीच में हम लोग राजस्व का साझा करते हैं तो किस आधार पर करते हैं। जो वर्गीकरण होता है एक ऊर्ध्वाधर होता है और एक क्षैतिज होता है। तो ऊर्ध्वाधर वितरण जो है जैसे 41% वर्तमान में है, लेकिन 41% किस राज्य को कितना मिलेगा। जैसे 100 रुपए में से 41 रुपए तो राज्यों को मिल गया। अब लेकिन 41 रुपए है वो कैसे बांटे जाएंगे, तो उसका कोई बेस तो होना चाहिए। जैसे यूपी को कितने पैसे मिलेंगे, बिहार को कितने मिलेंगे, राजस्थान को कितने मिलेंगे, मध्य प्रदेश को कितने मिलेंगे। तो उसके कुछ बेस होने चाहिए ना, कोई पैरामीटर होना चाहिए। तो पैरामीटर से भी क्वेश्चन पूछ लेता है क्योंकि पैरामीटर कम ज्यादा होते रहते हैं। जैसे यहाँ पर जो है ये 15वें वित्त आयोग से यहाँ पर पूछा था। तो यहाँ पर जनसंख्या, वन और पारिस्थितिकी, शासन सुधार और स्थिर सरकार है, कर एवं राजकोषीय प्रयास, चार ऑप्शन दिए हैं। और इसमें पूछा था कि भाई ये तीन के अलावा और तीन, क्योंकि टोटल 6 पैरामीटर थे, तो तीन मतलब कौन से और पैरामीटर हैं। तो अगर देखिए, अगर इसमें अगर आपको पता होगा, जब आप लास्ट टाइम वाला देखेंगे तो आपको पता चलेगा नहीं तीसरा तो नहीं है। और अगर वैसे भी अगर आपने अगर ये देखा भी नहीं होता, आपको इतना भी पता होता कि हाँ 6 पैरामीटर हमने रखे हैं, क्योंकि यूपीएससी कहता है कि ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जर्वेशन वाले क्वेश्चन पूछता है। तो जब इसने बता दिया कि देखो ये 3 पैरामीटर तो ये हैं, इसके अलावा और कितने पैरामीटर हैं, 3 पैरामीटर ये हो गए, तो आपको पता था कि लास्ट टाइम जो पैरामीटर रखे गए थे वो 6 पैरामीटर रखे गए थे। जब तीन यहाँ पर हो चुके हैं तो इसके अलावा तीन और ही होंगे। इतना तो आपने बेसिक पढ़ा ही होगा कि यार 3 + 3 ही 6 होता है। तो 6 पैरामीटर बनाने के लिए 3 पैरामीटर इसने दे दिए हैं। इसमें जो जितने भी पैरामीटर दिए रखे हों उनमें से तीन ही सही होंगे, चार तो सही नहीं हो सकते। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर तीन क्या हो जाएगा, वही सही हो जाएगा। वैसे भी हम लगा सकते हैं, और वैसे अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो उसके आधार पर भी ऑप्शन लगा देंगे कि हाँ तीसरा वाला गलत है, बाकी ये जो 3 पैरामीटर हैं सही है। तो यहाँ पर इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यहाँ पर जैसे कि इसमें विशेष तौर पर सेक्टर से जुड़े अनुदानों से सिफारिशें की गई थी, तो ये ऑप्शन है, इस तरह की भी ऑप्शन दिए गए। तो हम इस बार जब पढ़ेंगे तो हम उसी चीज को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे कि यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चन निकालता है। तो मैंने इसमें देखिए अलग से कुछ चीजें भी और भी ऐड की हैं, मतलब गूगल से निकाल करके, तो ये आपको बहुत हेल्प करेंगी। ये आपको ये भी ध्यान रख करके जाना है, और इसको मेंस में भी आप लोग यूज कर सकते हैं। तो इसको कैसे यूज करना है, तो जो डेटा होता है, अब जैसे डेटा तो बहुत सारा होता है, उस डेटा को सही तरीके से कैसे यूज करना है वो भी तो हमें आना चाहिए। पहले तो हम लोग 16वें वित्त आयोग की बात कर लेते हैं। जैसे 16वें वित्त आयोग की बात करें तो इसके जो अध्यक्ष थे वो अरविंद पनगड़िया थे, इनकी अध्यक्षता में इसका गठन किया जाता है। अभी रिसेंटली इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है तो ये कब से कब तक लागू होगी ये भी पूछा जा सकता है। तो इनकी जो रिकमेंडेशन है, जो भी रिपोर्ट है, वो 2026 से लेकर के 2031 तक, कब तक, 2026 से 31 तक, ये महत्वपूर्ण है। ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि इनकी जो भी रिकमेंडेशन है वो 2026 से लेकर के 2031 तक लागू रहेंगी। जैसे 2021 से लेकर के 26 तक जो 15वें वित्त आयोग की लागू रहनी थी, और इनकी जो है वो 26 से 31 तक रहनी है, ठीक है। और इसे केंद्रीय बजट 2026-27 के लिए संसद में पेश किया गया है, और ये भी आप देख सकते हैं। वैसे तो ये सारी चीजें जानते हैं। देखिए एक बहुत बड़ा यहाँ पर बदलाव हुआ है कि यहाँ पर पात्रता आधारित, पहले जो मतलब यहाँ पर जो अप्रोच होता था वो पात्रता आधारित होता था, अब इसकी जगह पर यहाँ पर एक तरह से अनुपालन और संचालित आधारित यहाँ पर अप्रोच को थोड़ा सा बदल दिया गया है। वो अभी आपको समझ में आ जाएगा, अभी हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ और चीजें देख लेनी है, जैसे कि अब आपको जो वित्त आयोग की अगर रिपोर्ट आई है, वित्त आयोग न्यूज में है, तो आपको पहले इसको पॉलिटी से कनेक्ट करके देख लेना है। इसके अलावा जो हम इसे इकोनॉमिक्स से, या फिर जो इसकी रिसेंटली रिपोर्ट है उसको तो हम देखेंगे ही।
तो अगर हम बात करें कि वित्त आयोग के बारे में कहाँ पर बात की गई है, तो हमारे संविधान में बात की गई है। तो संविधान में एक अनुच्छेद 280, अब अनुच्छेद 280 क्या हो गया इस बार के लिए, महत्वपूर्ण हो गया, पढ़ के चले जाना है। अब कल ही हम लोग देखे थे अनुच्छेद 280 है। अनुच्छेद 280 जो है वो राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि भाई आप वित्त आयोग का समय समय पर गठन कर सकते हैं। आप 5 वर्ष, प्रत्येक 5 वर्ष पर आप वित्त आयोग का गठन करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति को जरूरत पड़ेगी 5 वर्ष से पहले, अगर उसे ऐसा लगता है तो 5 वर्ष से पहले भी गठन किया जा सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि, जरूरी नहीं है कि 5 वर्ष से अगर बोला जाए केवल और केवल 5 वर्ष के पश्चात ही इसका गठन किया जा सकता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग इसकी शक्तियों की बात करें, तो इसको जो शक्तियां कहाँ से मिलती हैं, और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में इसका गठन किया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ये अलग से ऐड किया है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि जो ये आयोग होता है, मतलब वित्त आयोग होता है, इसको जो शक्तियां होती हैं वो एक सिविल कोड की तरह शक्तियां प्राप्त होती हैं, तो ये ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर कुछ और चीजें बोली गई हैं, जैसे इनकी जो रिकमेंडेशन होती है वो बाध्यकारी नहीं होती है। कभी कभार ऐसा ऑप्शन दे देता है कि इसकी जो सिफारिशें होती हैं वो बाध्यकारी होती हैं, तो बाध्यकारी नहीं होती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है अपने एग्जाम के लिए। पहले वित्त आयोग की बात करें तो यहाँ पर केसी नियोगी हैं, वो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, और दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे वो के संतानम थे, ठीक है। और 15वें वित्त आयोग की बात करें तो एन के सिन्हा थे, जो हमारा जो अभी वर्तमान में हमारा अभी चल रहा है वित्त आयोग, अब नेक्स्ट है वो अब लागू होगा जा करके। इसी तरह से राज्य वित्त आयोग का भी गठन होता है, वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, वो अनुच्छेद 243 के अंदर दिया रखा है। ये पंचायत और नगर पालिकाओं के लिए जो रिकमेंडेशन होती हैं वो दी जाती हैं, ठीक है। और इसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। इसमें देखिए सदस्यों की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष होता है वित्त आयोग के अंदर, और 4 क्या होते हैं, अन्य सदस्य होते हैं। जो एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सहित भी इसमें जरूरत पड़ती है कि हाँ, एक इसमें कम से कम एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी इसमें शामिल होगा। और योग्यता तय करने का जो अधिकार होता है वो संसद के पास होता है, ये हम लोग सारी चीजें देख चुके हैं, ठीक है। इनकी पुनर्नियुक्ति की जा सकती है, और इनका कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित होता है, तो ये सारी चीजें इस तरह से देखना है। जब भी आप लोग किसी चीज के बारे में पढ़ें तो वो चीज बहुत जरूरी हो जाती है, किस तरह से देखना है। देखिए, अब इस जो ये डेटा है, डेटा तो हर जगह उपलब्ध है, लेकिन इस डेटा को किसने ऑब्जर्व किया है। यूपीएससी हमेशा कहती है कि हम ये देखना चाहते हैं कि ऑब्जर्वेशन हम ये चाहते हैं कि कौन पर्सन है वो चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकता है, समस्याओं को फाइंड कर सकता है, या फिर किसी डेटा से कोई चीज कैसे समझ सकता है। तो अगर आप इस डेटा को देखेंगे तो आपको ये क्या दिखेगा, आपको इनकम डिस्टेंस है वो दिखेगी कि हाँ, पहले इनकम डिस्टेंस का जो प्रतिशत होता था वो ज्यादा होता था, लेकिन हल्के हल्के इनकम डिस्टेंस का जो प्रतिशत जो है वो कम होता चला जा रहा है। क्या होता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। जैसे इस बार आप लोग देखेंगे सिर्फ इनकम डिस्टेंस जो है वो 42% हो गई है, मतलब ये 45% से भी अब जो 16वां वित्त आयोग है वो कम करके कितना कर दिया है, 42% के आसपास कर दिया है। तो इनकम डिस्टेंस और ज्यादा कम हो गया है यहाँ पर, हो गया नहीं हो गया। तो आप देख रहे हैं कि इनकम डिस्टेंस जो है वो लगातार इस प्रतिशत को कम किया गया है। अब यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन निकाल सकता है, यूपीएससी बोलेगा कि पिछले पिछले दो वित्तीय जो दो वित्त आयोग थे, उन्होंने उन्होंने जो इनकम डिस्टेंस है उसको कम किया था या फिर बढ़ाया था, और फिर वो पूछ लेगा कि वो ऑप्शन सही है फिर गलत है। तो आपको ध्यान रखना है कि निरंतर इनकम डिस्टेंस वाले पार्ट को कम किया गया है। तो ये होती हैं ऑब्जर्वेशन वाली चीजें, और इसको आप लोग मेंस में भी डाल सकते हैं। आपने देखा इनकम डिस्टेंस लगातार कम होता चला जा रहा है, परसेंटेज अगर हम लोग देखें तो लगातार लगभग में कम होता चला जा रहा है। लेकिन 13वें वित्त आयोग में आप देखेंगे, 13वें वित्त आयोग में देखेंगे कि यहाँ पर एक बार क्या था, बढ़ा था। अब इस तरह से भी आपसे पूछ सकते हैं कि पिछले 5 या 6 वित्त आयोग में हमेशा इनकम डिस्टेंस कम हुआ है, तो सदैव नहीं हुआ है, एक बार बढ़ा भी था। क्या है, एक बार यहाँ पर हमें बढ़ता हुआ नजर भी आया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, भाई गलत हो जाएगा वो। तो ये ऑब्जर्वेशन वाली चीजें होती हैं, इसको मोटा मोटा अब आपको परसेंटेज याद नहीं करना है, लेकिन हाँ ये इतना देखना है कि ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो इनकम डिस्टेंस जो है वो लगातार कम हुआ है। लेकिन यहाँ पर हम ऐसा नहीं बोल सकते कि प्रत्येक वित्त आयोग ने आकर के इसको कम किया है। अगर पिछले 6-7 वित्त आयोग की बात की जाए तो हाँ, एक बार हमको ऐसा नजर आया कि हाँ, बढ़ता हुआ नजर आया। वैसे अगर हम ओवरऑल बात करें तो कम होता हुआ नजर आया। तो इस तरह से ये चीजें हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाती हैं। वहीं अगर हम लोग एरिया की बात करें, एरिया जो है वो हमें, इसका परसेंटेज हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस बार आप लोग देखेंगे एरिया जो है वो कम कर दिया गया है। इस बार क्या हुआ है, इस बार पिछली बार से एरिया का परसेंटेज है वो कम कर दिया गया है। बस, और इसमें कुछ आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस दो चीजें यहाँ पर देख लेना है जो रेगुलर इसमें पूछी गई थी। सबसे ज्यादा अगर संभावित ऑप्शन होगा वो यहाँ से निकाला जा सकता है यूपीएससी के द्वारा। अब देखिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है
वो ये है कि जो 15वां वित्त आयोग है इसमें क्या बोला गया था और 16वां वित्त आयोग है इसमें क्या क्या व्यवस्था की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट आप लोग लगा सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। पहली चीज तो हम लोग बात करते हैं पैरामीटर। इस बार कितने पैरामीटर है? इस बार भी 6 पैरामीटर। जैसे 15वां वित्त आयोग था, इस 15वें वित्त आयोग में 6 मानक रखे गए थे, मतलब 6 पैरामीटर रखे गए थे, मानदंड रखे गए थे। इस बार भी 16वें वित्त आयोग में भी 6 पैरामीटर ही रखे गए हैं। यानी कि पैरामीटर की संख्या क्या है, सेम है, लेकिन फिर भी आप लोग देखेंगे कि इस बार एक नया पैरामीटर है वो ऐड कर दिया गया। आप लोग देखेंगे जीडीपी में योगदान जो है इसे क्या कर दिया गया, इस बार ऐड कर दिया गया। इसको क्या कर दिया गया, इस बार ऐड कर दिया गया। जब इसको इस बार ऐड कर दिया गया है यानी कि एक पैरामीटर हटाया भी गया होगा। जाहिर सी बात है, जब पहले भी 6 पैरामीटर थे, इस बार भी 6 पैरामीटर है, और इस बार एक नया पैरामीटर ऐड भी किया गया, तो इसका मतलब एक पैरामीटर हटाया गया होगा। तो कौन सा? कर एवं राजस्व राजकोषीय प्रयास। कर एवं राजकोषीय प्रयास है, इसको क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया, इसको हटा दिया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से पैरामीटर हैं इस बार वो हम देखते हैं, और किस में बढ़ोतरी हुई है या फिर किस में कमी आई है वो भी हम देखते हैं। तो देखिए, आय आय दूरी है, इनकम डिस्टेंस है वो है, जनसंख्या 2011, जनसांख्यिकीय प्रदर्शन है वो भी रखा गया है, क्षेत्रफल है वो भी रखा गया है, और वन क्षेत्र है वो भी रखा गया है। इसके अलावा देखिए, कर एवं राजकोषीय प्रयास जो है, इसको लास्ट टाइम ऐड किया गया था, मतलब 15वें वित्त आयोग के द्वारा इसको ऐड किया गया था। अब इसको हटा दिया गया है, मतलब 16वें वित्त आयोग ने इसको हटा दिया है। बल्कि जीडीपी में अब देखिए, अभी हटाया गया है, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, जीडीपी में योगदान को ऐड किया गया तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब देखिए, ये जो है ये मेंस का ज्यादा टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर एक बार ये देख लेना है कि जीडीपी योगदान को ऐड करने से जो जैसे जो छोटे राज्य हैं, मतलब अल्प विकसित राज्य हैं, जो प्रांत जो हैं जिनकी आय कम है, जीडीपी में योगदान क्या है, कम है, तो उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता है वो अभी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो जीडीपी में योगदान है, इसको ऐड कर दिया गया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, किस किस को बढ़ाया गया, किस किस को घटाया गया। अगर हम आय अगर आय दूरी की अगर हम लोग बात करें, तो जो आय दूरी है इसको पहले से कम कर दिया गया। पहले 45% था, अब 42.5% कर दिया गया। जनसंख्या है वो पहले 15% था, अब इसको बढ़ा दिया गया है, आप देखेंगे 17.5% कर दिया गया। अगर जनसांख्यिकीय प्रदर्शन की बात करें, तो पहले जो था वो ज्यादा था, अब क्या है उसको कम कर दिया गया है। और ये भी जो क्षेत्रफल है इसको भी कम कर दिया गया है। पहले 15% इसका योगदान था, 15% इसका भार था, अब इसका भार जो है वो 10% कर दिया गया है। और अगर हम वन क्षेत्र की बात करें, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। ध्यान रखना है, वन क्षेत्र जो है इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, लेकिन इसमें क्या है, अब ओपन फॉरेस्ट को भी ऐड कर दिया गया। पहले क्या था, इसमें ओपन फॉरेस्ट ऐड नहीं था, लेकिन अब ओपन फॉरेस्ट को भी ऐड कर दिया गया है। अभी हम लोग मैं आपको आगे बता दूंगा। तो ये चीज है। इसके अलावा जीडीपी में योगदान जो है 10% बढ़ा दिया गया है। आप लोग देखेंगे कि यहाँ इसको कैसे बढ़ाया गया है। तो देखिए, 2.5% ये वाला, यहाँ से 5% यहाँ पर कम कर दिया गया, और 2.5% यहाँ पर कम कर दिया गया। तो इस तरह से मिला करके क्या बन गया, 10% बन गया। क्या बन गया, 10% बन गया। तो 10% यहाँ पर इसको बढ़ा दिया गया। तो ये चीज ध्यान रखना है और काफी इंपॉर्टेंट है। और इधर भी आप देख सकते हैं, जैसे आय दूरी जो है, मतलब इनकम डिस्टेंस है, इनकम डिस्टेंस को यहाँ पर कम करके और यहाँ पर जनसंख्या को बढ़ा दिया गया। जनसंख्या के भार को बढ़ा दिया गया। यहाँ पर 15% था, इसके भार को बढ़ा दिया गया, 17.5% कर दिया गया। यानी कि इनकम डिस्टेंस को कम करके और जनसंख्या को बढ़ा दिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें कि जो 16वां वित्त आयोग था, इस 16वें वित्त आयोग ने कहा कि कितना भार मतलब कितना परसेंटेज राज्यों को मिलना चाहिए। तो इसने बोला कि राज्यों को भाई 41% मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए, 41% देने की बात की। मतलब जैसे अगर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो है वो राजस्व में से 100 रुपए कमाती है, तो 100 रुपए में से 41% यानी कि 41 रुपए क्या है, राज्यों को उसे देना पड़ेगा। तो ये तो ऊर्ध्वाधर वितरण हो गया ना, ये तो ऊर्ध्वाधर वितरण हो गया कि केंद्र को कितना मिलेगा, राज्यों को कितना मिलेगा। तो यहाँ पर समझ में आया कि हाँ, यानी कि 41% जो है वो सभी राज्य जो हैं उनको जाएगा, राज्यों को ये जाएगा। ये सिर्फ राज्यों को जाता है दोस्तों, यूटीज के लिए इसमें भाग नहीं है। ये यूपीएससी ऐसे भी पूछ सकता है, सब ये पढ़ के चलेगा 41% राज्यों को जाएगा। अब उसमें पूछ लिया कि इसमें 41% में क्या केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। अब आप सोचेंगे यार ये क्या हो गया यार, ये तो कहीं पर भी नहीं दिया रखा था, कहीं पर भी नहीं दिया रखा था। तो आपको ध्यान रखना है कि 41% सिर्फ और सिर्फ ये राज्यों का भाग है, इसमें यूटीज यानी कि यूनियन टेरिटरी इसमें शामिल नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ राज्य ही सिर्फ शामिल है। यानी कि 41 रुपए जो है वो सिर्फ राज्यों को जाएगा। राज्यों की संख्या अभी कितनी है, 28, यानी कि 28 राज्यों को ही ये जाएगा।
तो पहली चीज आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए कि जो पिछला वित्त आयोग है वो भी 41% रखा था, इस बार भी 41% रखा गया है। और राजकोषीय जो अनुशासन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें बोला गया है, देखिए यहाँ पर राज्यों का जो घाटा है, यानी कि जो प्रांतों का घाटा जो है वो जीएसडीपी, जीएसडीपी का मतलब है कि राज्यों की जो जीडीपी होती है उसके अनुपात में, राज्यों की जितनी जीडीपी है उसके अनुपात में, तो राज्यों की जीडीपी के अनुपात में 3% तक सीमित करना है। यानी कि राज्यों का जो घाटा है भाई, वो हमें राज्यों की जीडीपी की तुलना में 3% पर हमें सीमित करना है। और जो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई है कि ऑफ बजट बोरोइंग है, इसको समाप्त करने की बात की। ऑफ बजट बोरोइंग का मतलब है जो बजट में नहीं दिखाई गई है, इसके अलावा जो उधारियां ली जाती हैं जो सरकार के द्वारा ना लेकर के, सरकार के द्वारा ना लेकर के सरकारी जो कंपनियां होती हैं वो उधार ले लेती हैं, तो उसको हम लोग ऑफ बजट बोरिंग बोलते हैं। इसको मैंने बहुत सा विस्तार में पढ़ाया है, आप लोग वैसे जानते होंगे। आप लोग जानते हैं? वैसे आप लोगों से पूछना चाहिए था, मैं भूल गया दोस्तों। आप लोगों को याद है ऑफ बजट बोरिंग के बारे में दोस्तों? जैसे कोई एग्जाम्पल बता सकता है ऑफ बजट बोरिंग का, जो भी यहाँ पर अभी लाइव है, मतलब मीटिंग में है? सर जैसे सरकार ना जाके एलआईसी या फिर सरकार की कोई कंपनी खुद लोन लेने पहुंच जाए इस तरीके से। हाँ जी, ऐसा क्यों किया जाता है, कोई बता सकता है यहाँ पर? सर आई थिंक बजट में उनको घाटा कम दिखेगा ये सारी चीजें। हाँ जी, एकदम आपने सही बताया, जिससे वो अपना, क्योंकि उन्हें एफआरबीएम एक्ट के अंतर्गत कुछ बोला है कि आपको ये टारगेट अचीव करने हैं। अब टारगेट अचीव करने हैं तो गवर्नमेंट तीन तिगड़म कर लेती है, तो इसमें तीन तिगड़म करके वो क्या कर लिया, एक एक बोला कि पैसे हम बजट नहीं, हम क्या हम इस मतलब उधार है वो बजट में नहीं लेंगे, बजट के बाहर से उधार ले लेंगे, यानी कि कंपनी जो है वो उधार ले ली, तो हमें क्या है वो टारगेट अचीव नहीं करने पड़े, मतलब गवर्नमेंट को वो टारगेट जो अचीव करना है वो आराम से कर लेंगे। तो इससे प्रॉब्लम उत्पन्न नहीं होती, एकदम आपने सही बताया। इसके अलावा यहाँ पर नया मानदंड है वो जोड़ दिया गया है। जैसे अभी हम लोग देखिए नया मानदंड कौन सा जोड़ा गया है, जीडीपी में योगदान, यानी कि पहले भी 6 पैरामीटर थे, आज भी 6 पैरामीटर है, तो कर एवं राजकोषीय प्रयास को हटा दिया गया है और जीडीपी में योगदान को ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सा पैरामीटर है ऐड किया गया है, उसको ध्यान रखना है, और किसको रिमूव किया गया है वो भी याद रखना है। एक नया पैरामीटर जो है वो ऐड किया गया है, जिसमें जीडीपी में योगदान जो कंट्रीब्यूशन है वो नया भारांश या फिर नया भार है वो ऐड किया गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम चिंता चिंता वाला पार्ट जो है ये मेंस का है दोस्तों, इसको आप लोग अभी स्किप मारिएगा, इसको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 16वें वित्त आयोग जो है, 16वें वित्त आयोग ने क्या क्या बोला है। नंबर एक देखिए यहाँ पर 16वें वित्त आयोग ने यहाँ पर 15वें वित्त आयोग की तरह ही 41% रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि 15वें वित्त आयोग ने भी 41% ही बोला था। इससे पहले जो 15वें वित्त आयोग से पहले 14वां वित्त आयोग था, आप लोग जानते हैं कि उधर 42% हुआ करता था। ये 13वें वित्त आयोग या 14वें वित्त आयोग के इधर 42% हुआ करता था, फिर इसको 1% कम किया जाता है, मतलब 2019 में आप लोग देखेंगे कि जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू और कश्मीर जो है, उस वो पहले राज्य होता है, अब उसे यूटीज बना दिया जाता है। यूटीज का खर्च कौन उठाता है? सरकार उठाती है। तो सरकार कहती है जब वो राज्य नहीं बचा अब उसका खर्च हमें उठाना पड़ेगा, इस वजह से हम 42% की जगह अब हम कितना करेंगे, 41%। तो यहाँ पर 41% यहाँ पर बोला गया था। ये रिकमेंडेशन दी गई थी ना, ये 14वें वित्त आयोग के 15वें वित्त आयोग के द्वारा दी गई थी, क्योंकि 14वां तो 42% बोला था, हाँ जी। तो जो 15वें वित्त आयोग है, 15वें वित्त आयोग ने बोला था कि 41% रखना है, और 14वें वित्त आयोग जो है, 14वां वित्त आयोग है उसने 42% बोला था। तो वो चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा ये ध्यान रखना है कि इसमें सेस और सरचार्ज वाला भाग जो है वो शामिल नहीं होता है। कोई बता सकता है कि सेस और सरचार्ज किसे कहते हैं दोस्तों? The housewarming party is tomorrow, but the guests won't show up. किसे कहते हैं दोस्तों? कोई यहाँ पर बता सकता है सेस और सरचार्ज किसे कहते हैं? सर ये चार्ज टैक्स ऑन टैक्स होता है हाँ जी। अलग। सेस जैसे होता है किसी एक मकसद के लिए लगाया जाता है, वहीं पे हाँ जिसके लिए लगाया जाएगा उसी पे खर्चा होगा। हाँ जी। और सरचार्ज जो होता है वो किसी भी चीज पे खर्चा किया जा सकता है, टैक्स ऑन टैक्स होता है। हाँ जी, बहुत अच्छा एकदम। और लोग भी बताया करें, आप तो और लोग बताते नहीं है। यहाँ पर मारिया जी हैं, वही सिर्फ बता रहे हैं, और भी प्रयास क्या करिए, तो गलत हो गया फिर सही होगा। आप लोगों को एक दिन इंटरव्यू भी फेस करना है ना, तो कोशिश किया करिए। एकदम आपने एकदम सही बताया, सेस और सरचार्ज। आपको ये भी पता है कि सेस और सरचार्ज से जो पैसा कलेक्ट होता है, सरकार इसीलिए तो नहीं तो वो टैक्स रेट भी तो बढ़ा सकती है, अगर उसे अपनी आय बढ़ानी हो तो टैक्स रेट को ही बढ़ा दे, ये सबसे अच्छा है।
लेकिन टैक्स रेट को बढ़ाने पर प्रॉब्लम क्या है? टैक्स रेट को बढ़ाने पर जो उसके पास आय आएगी उसका एक हिस्सा राज्यों को चला जाएगा। केंद्र सरकार चाहती है कि हम अपनी ही आय में वृद्धि करें, राज्यों की आय में वृद्धि ना हो, तो वो सेस और सरचार्ज के माध्यम से पैसे को कलेक्ट करती है, मतलब अपनी आय को बढ़ाती है, क्योंकि सेस और सरचार्ज वाले हिस्से को राज्यों के साथ साझा नहीं करना। एकदम आपने सही बताया। देखिए 36 कर अंतरण जो है यहाँ पर, तो 36 कर अंतरण है। अब ये कैसे किया जाएगा? तो यहाँ पर दो बदलाव हुए हैं, सभी लोग जानते हैं, बार बार मैंने आपको बताया। एक तो कर और राजकोषीय प्रयास है, इसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया ना। इसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया है। रिमूव रिमूव कर दिया गया है। मैं कहीं पर इसको लगा लेता हूँ। इसको रिमूव कर दिया गया और वहीं जीडीपी में योगदान को ऐड कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हम डिटेलिंग देख लेते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है। देखिए आप लोग जानते हैं, अभी हमने बात की थी जो आय अंतर यानी कि इनकम डिस्टेंस की बात की थी, इसका भार क्या है? 42.5% है। इसका भार कम किया गया था 14वें वित्त आयोग 15वें वित्त आयोग में कितना परसेंट था, कोई बता सकता है? जल्दी से आप लोग बताएं। किसका सर? जो आय अंतर है वो 15वें वित्त आयोग में कितना बताया गया था? 45 था सर। हाँ जी, एकदम 45 था। और ये अब क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसका 2.5% इसका कम किया जाता है और इसका कम करके किसमें बढ़ा दिया जाता है? जो जनसंख्या वाला पार्ट है इसमें बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि जनसंख्या वाला कितना होता है? 15% होता है पहले, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अगर हम लोग बात करें आय अंतर की बात करें, तो आय अंतर कैसे निकाली जाएगी? इनकम डिस्टेंस कैसे निकाली जाएगी? तो इनकम डिस्टेंस यानी कि राज्य की प्रति व्यक्ति जो जीडीपी है, राज्य की जीडीपी है, जो प्रति व्यक्ति जीडीपी है, और जो शीर्ष 3 राज्य हैं उनका औसत निकाला जाएगा। शीर्ष 3 राज्यों के औसत आय अंतर से कंपेयर किया जाएगा, तो जितना डिस्टेंस होगा उस आधार पर निकाल देते हैं। कम आय वाले राज्यों को यहाँ पर अधिक हिस्सा है वो दिया जाएगा, जिससे उनको और ज्यादा मतलब सहायता मिले, कि जिससे हम गरीबी बेरोजगारी है या फिर अपनी योजनाएं हैं उनका अच्छे से क्रियान्वयन कर पाए, तो वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या कौन सी वाली ली गई है? 1971 वाली ली गई है या फिर 2001 वाली ली गई है, 2011? तो ये ध्यान रखना, सेंसस है वो 2011 वाला लिया गया है। पूछा जा सकता है 2000 1971, क्योंकि हर हर जगह हम लोग पढ़े हुए हैं कि मैक्सिमम चीजें 1971 की है। तो हो सकता है हमारा दिमाग वो, क्योंकि बार बार जो चीजें हम लोग देखते हैं पढ़ते हैं तो उस पर हमारा दिमाग तेजी से जाता है। तो 1971 यूपीएससी अगर कभी भी ट्रैप करेगा तो 1971 जरूर देगा इसमें, और ट्रैप करके गलत करवाने का प्रयास करेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है पॉपुलेशन जनसंख्या है वो 2011 वाले सेंसस की ली गई है, उसके आधार पर। अगर हम जनसांख्यिकीय प्रदर्शन की बात करें, जनसांख्यिकीय प्रदर्शन की बात करें, तो वो है 1971 की जनसंख्या और 2011 के बीच की जनसंख्या। वृद्धि दर को देखा जाता है कि किस तरह से वृद्धि दर है वो कम हुई है। तो 1971 से 2011 के बीच में किस तरह से वृद्धि दर जो है वो कम हुई है, वो है जनसांख्यिकीय प्रदर्शन है। कि कुछ राज्य हैं जिन्होंने जनसंख्या को कम करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए होंगे, बहुत सारी योजनाएं लेकर के आए होंगे, लोगों को प्रोत्साहित किया होगा, जन जागरूकता फैलाई होगी, तो उनको थोड़ा सा ज्यादा लाभ मिलना चाहिए ना। तो जनसंख्या के अलावा जनसांख्यिकीय प्रदर्शन भी है। ओके, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस जिसको हम लोग बोलते हैं। इसके अलावा ये 10% ही है, अब इसको कम कर दिया गया है। पहले यहाँ पर ज्यादा था दोस्तों, 15% था, अब इसको कम करके 10% कर दिया गया। इसके अलावा वन एवं पारिस्थितिकी जो है, वन क्षेत्र जो है, अब ये याद रखना है कि वन क्षेत्र में जो प्रीवियस वाला 15वें वित्त आयोग था ना, उसने 15वें वित्त आयोग ने यहाँ पर खुले वनों को शामिल नहीं किया था। जो 16वें वित्त आयोग ने जो फॉरेस्ट वाला जो क्षेत्र है, मतलब फॉरेस्ट वाला पैरामीटर है, इसमें ना केवल वन क्षेत्र को शामिल किया है, बल्कि वन क्षेत्र के साथ में यहाँ पर जो ओपन वन होता है उसको भी एडिट कर दिया गया है, ठीक है। ओपन वन को भी एडिट कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर 2015 से 23 के बीच में वन आवरण में जो वृद्धि है, तो उसके आधार पर यहाँ पर ये ऐड किया जाएगा। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना है, बहुत ज्यादा डिटेल में इसके जाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक नया पैरामीटर ऐड किया है, नया पैरामीटर ऐड किया है जीडीपी में योगदान, यानी कि आप लोग देखेंगे नया पैरामीटर है जीडीपी में योगदान, ये 10% है। अच्छा, कोई इसमें बता सकता है ये तो टोटल कितने हुए? 5 हुए ना, लेकिन हाँ 6 पैरामीटर, कौन सा एक पैरामीटर मिसिंग है? जल्दी बताइए आप लोग, कौन यहाँ पर बता सकता है एक पैरामीटर मिसिंग है? अंकिता जी बोले यहाँ दर्शक बने हम यूट्यूब पर। अरे नहीं नहीं, आप लोग भी, आप लोगों के मैसेज भी मैं देख रहा हूँ एकदम। ओके। अरे यहाँ पर एमडी जी बोल रहे हैं आज क्लास नहीं होने वाली। क्लास नहीं हो रही तो क्या हो रहा है? क्लास ही हो रही है दोस्त। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर आएगा प्रिया मेंस में।
जल्दी बताएं, यहाँ पर जो भी मीटिंग कर रहे हैं दोस्तों वो उनमें से बताएं, एक पैरामीटर कोई सा मिसिंग है, कौन सा पैरामीटर मिसिंग है? 6 पैरामीटर है ना, यहाँ पर 5 ही पैरामीटर दिए रखे हैं। रेहान अंसारी जी बोले अच्छा सर, तब ठीक हूं मैं। ओके। हाँ जी, कोई बता सकता है, अभी हम लोगों ने बात किया था। अभी तक आप लोगों ने आंसर नहीं दिया, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। एक कौन सा रह गया है? क्षेत्र रह गया दोस्त। ये देखिए, एक पैरामीटर कौन सा था? क्षेत्र वाला रह गया है। ये क्या मैसेज आते रहते हैं दोस्तों इसमें? एरिया का 10% वाला। हाँ जी, आप लोग देखेंगे कि क्षेत्रफल वाला रह गया 10%। ये चीजें ध्यान रखना है कि कौन कौन से पैरामीटर हैं। यही चीज तो होती है, आपको पकड़ना है। तो यहाँ पर एक पैरामीटर वहां पर मिसिंग था, जल्दी आप लोग नहीं पकड़ पा रहे थे ना। ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्षेत्रफल वाला मिसिंग था, वहां पर आप लोग देख सकते हैं 10% दिया रखा है। ये कम कर दिया है। पहले 15वें वित्त आयोग ने 15% रखा था इसका भारांश, अब इसका भारांश कम कर दिया गया, अब इसका भारांश 10% कर दिया गया। ठीक है, तो 6 पैरामीटर कौन कौन से हैं वो याद रखना है, जिसमें कर एवं राजकोषीय प्रयास को हटा करके जीडीपी को ऐड कर दिया गया है, जीडीपी योगदान को ऐड कर दिया गया है। इसके अलावा हम लोग अनुदान सहायता की बात करें तो यहाँ पर अनुदान सहायता की भी बात की अगले 5 वर्षों में, क्योंकि 5 वर्ष के लिए रिकमेंडेशन है दोस्तों, जो इनकी अनुशंसाएं हैं वो 5 वर्ष तक लागू रहेंगी। तो 5 वर्ष में यहाँ पर लगभग में 9 लाख 9 लाख करोड़ रुपए जो है वो अनुदान के रूप में दिए जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15वें वित्त आयोग के राजस्व घाटा और क्षेत्रीय और राज्य विशिष्ट अनुदान जो है वो अब समाप्त हो जाएंगे, अब ये वाले दिए जाएंगे। इसमें क्या है कि जो ये अनुदान दिए जाएंगे, जैसे केंद्र सरकार क्या देती है? अनुदान देती है, मतलब राज्यों के लिए एक तरह से अनुदान जो है, ग्रांट्स जो है दिए जाते हैं, पैसे हैं दिए जाते हैं। जो राजस्व का साझा किया जाता है वो तो अलग है दोस्तों, 41% पैसा दिया जा रहा है वो अलग है। ये अनुदान वाला पार्ट जो है ये अलग होता है, ये एक्स्ट्रा दिया जाता है राज्यों के लिए। आप देखेंगे इसमें एक स्थानीय निकायों हेतु जो है वो 8 लाख करोड़ रुपए दिया जाएगा, यानी कि मैक्सिमम पैसा जो दिया जाएगा ना वो स्थानीय निकायों के लिए ही मैक्सिमम पैसा दिया जाएगा। लोकल बॉडीज होती हैं उनके लिए मैक्सिमम पैसा दिया जाएगा। ओके, और आप लोग देखेंगे कि इधर आपदा प्रबंधन जो अनुदान है, आपदा प्रबंधन जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, जैसे कि कहीं पर किसी राज्य के अंदर भूकंप आ जाए, कोई त्रासदी हो जाए दोस्तों वो, और यहाँ पर ये प्रतिशत क्या रहेगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, यहाँ पर उत्तर पूर्वी या फिर जो हिमालय राज्य हैं, उत्तर पूर्वी या फिर जो हिमालयी राज्य हैं दोस्तों, उनमें रेशियो रहेगा 90-10 का रहेगा, यानी कि 90% केंद्र सरकार देगी, 10% जो राज्य है जहां पर भी भूकंप, बाढ़, सुनामी, तूफान, चक्रवात जो भी आया दोस्तों, वो 10% वो राज्य देगी। यानी कि आप लोग ध्यान रखना है कि 10% कौन कौन से, नॉर्थ ईस्ट में और हिमालयी राज्यों में यही रेशियो रहता है। और अगर अगर हम यूटीज की बात करें तो वहां पर 100% गवर्नमेंट देती है। अगर यूटीज की बात करें, मतलब केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, तो केंद्र शासित प्रदेशों में 100% केंद्र सरकार ही देती है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट राज्यों की बात करें या फिर हिमालय राज्यों की बात करें तो 90% जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है, ये केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। और इसके अलावा 10% भाग जो है वो किसके द्वारा दिया जाएगा? ये 10% जो भाग है वो जो भी संबंधित राज्य होगा वो सरकार देगी। और अन्य राज्यों के लिए रेशियो क्या है ये ध्यान रखना है। अन्य राज्यों के लिए रेशियो 75-25 का है। ठीक है, 75-25 का रेशियो है, मतलब 75% केंद्र सरकार, 25% राज्य सरकारें देंगी जो ये आपदा के संबंध में। ठीक है, तो कभी कभार ये पूछा जा सकता है, और यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, और कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखिए जो अनुदान दिया जाएगा दोस्तों, उसमें मूल अनुदान जो है वो 80%, यहाँ पर ऑन टाइम 50% और 50% जल स्वच्छता, और इसकी शर्त अगर पूरी होंगी, स्वच्छता को लेकर के शर्त पूरी होंगी फिर दिया जाएगा। और 20% पैसा, देखिए 80% पैसा जो है, 80% पैसा है वो तो क्या होगा? मूल अनुदान होगा। और 20% पैसा क्या होगा? ये निष्पादन पर आधारित होगा। इसका क्या मतलब है? जैसे कि अगर ग्रांट्स दिया भी जा रहा है, जैसे कि किसी के लिए किसी चीज के लिए अनुदान 100 रुपए है, वो 100 रुपए दिया जाना है किसी चीज के लिए, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट इसमें से 80 रुपए जो है वो मूल रूप से दे देगी, मूल रूप से मतलब दे दिया जाएगा। यहाँ पर ये परफॉर्मेंस नहीं देखा जाएगा, कि यहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं देखा जाएगा कि आप अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, खराब प्रदर्शन कर रहे हैं, तब हम आपको देंगे। तो सिर्फ 20 रुपए जो होगा, इसका 20%, यानी कि 20 रुपए होगा 100 रुपए में से, वो परफॉर्मेंस के आधार पर दिया जाएगा। यानी कि आप अच्छा कार्य करेंगे, आप अच्छा कार्य करेंगे तो आपको 20 रुपए मिलेगा। अगर आपने खराब कार्य किया तो आपको 20 रुपए मिलेगा ही नहीं। तो 20 रुपए जो होंगे वो परफॉर्मेंस के बेस पर मिलेंगे, 80 रुपए जो होंगे वो मूल रूप से
उस योजना के लिए दिए जाएंगे। और यहाँ पर जो 80 रुपए है इसमें इसको 50-50% में डिवाइड किया जाता है। मतलब 40 रुपए तो आपको ऑन टाइम पर आप लोगों को, मतलब ऑन टाइम पर आपको मिल जाएगा कि 40 रुपए आप लीजिए और काम स्टार्ट करिए। और 40 रुपए जो है वो आपको एक शर्त के साथ में मिलेगा कि इस 40 रुपए को आप स्वच्छता के लिए या फिर एक तरह से जल जल के लिए या फिर स्वच्छता के लिए आप ऐसे किसी कार्य में लगाएंगे। कुछ शर्त यहाँ पर दी जाएगी, शर्त दिया जाएगा कि आप इस तरह की योजनाओं में या फिर इस तरह की चीज में लगाइए, तभी हम ये 40 रुपए देंगे, अन्यथा हम आपको ये यहाँ पर ये रोक दिया जाएगा, मूल अनुदान जो है रोक दिया जाएगा। यहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं देखा जाता है, यहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं देखा जाता है, बस बोला जाता है कि हाँ ये आपको शर्त पूरी करनी है, एक से कर लीजिए, ठीक है। और इसमें कुछ ऐसी विशेष बात नहीं है। देखिए एक चीज है जो बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ पर मैंने एक इंपॉर्टेंट डेटा भी लगाया। देखिए अगर यहाँ से क्वेश्चन आया तो निश्चित तौर पर ये डेटा यहाँ पर लिया जाएगा। जैसे आपको ध्यान रखना है, वैसे आप लोग जब बजट पढ़े होंगे दोस्तों तो वहां पर भी ये मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को बोला था याद करने के लिए। इसमें बोला गया है, मतलब रिकमेंडेशन दी है कि राजकोषीय घाटा जो है वो 2030 से 31 तक जीडीपी के 3.5% तक लाना है। मतलब 3.5% तक हमें लेकर के आना है जीडीपी की तुलना में। और इस बार कितना है, कोई बता सकता है कि हमारा राजकोषीय घाटा है वो जीडीपी की तुलना में कितना है, कोई बता सकता है दोस्तों? राजकोषीय घाटा हमारे जीडीपी की तुलना में है वो कितना है, कोई बता सकता है? अगर लगभग में भी अगर याद है तो कोई आप बताए तो बताइएगा दोस्तों। यूट्यूब पर जो लोग देख रहे हैं वो भी बता सकते हैं, दोस्तों जो यूट्यूब पर देख रहे हैं वो भी बता। 4.4%। हाँ जी, 4.4। हाँ जी, 4.4 4.3 के आसपास ही है लगभग में। वो आप लोग देखेंगे एकदम सही है, मतलब पॉइंट में यूपीएससी कभी ऐसा गलत नहीं देता है। लगभग में आपको ध्यान रखना है कि हाँ 4% से ज्यादा है एकदम। मौर्य जी हैं, आपने बहुत अच्छे से सारी चीजें प्रिपेयर की हैं। और लोग आप लोग क्या करते रहते हैं ये बताइए? आप लोग और आंसर नहीं कर रहे हैं, आप लोग शर्मा रहे हैं या फिर आंसर नहीं कर रहे हैं? बोले कि नहीं हम नहीं बताएंगे, नहीं तो दूसरों को पता चल जाएगा, क्या बात है? यहाँ पर बबली हैं, अरुण हैं, भारतीय हैं, शिमांगी जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। आप लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं ये बताएं पहले, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्टडी या अदब जी बोल रहे हैं 4.4% है एकदम। बबली जी आपका माइक में कोई प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रही आपकी, चलिए कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। और इसको हम लोग देखते हैं कि देखिए राजकोषीय घाटे की जो सीमा है दोस्तों वो बोली है राज्यों के लिए, यहाँ पर ये तो केंद्र के लिए हो गया। केंद्र के लिए अपना जो घाटा है, मतलब एक तरह से राजकोषीय घाटा उसे कम करना है, कम करके मतलब 4.4% से कम करके इसे 3.5% तक लाना है। इसका लक्ष्य भी ध्यान रखना है, लक्ष्य कब तक का है? 2030-31 तक लक्ष्य रखा गया है कि हाँ जो फिजिकल डिफिसिट है उसे 3.5% तक लाना है। वर्तमान का भी आपको याद रखना है, करंट ईयर का याद रखना है कितने का लक्ष्य रखा गया। और राज्यों की बात करें, अब राज्य सरकारों की बात कर रहे हैं, अब हम लोग केंद्र सरकार की बात नहीं कर रहे हैं। राज्य सरकारों का जो है उनकी राज्य की जीडीपी की तुलना में जीएसडीपी जहां पर लिखा हुआ हो, जहां पर जैसे इस तरह से जीएसडीपी लिखा हुआ हो मतलब राज्य की जीडीपी की बात की जा रही है, तो उस राज्य की जीडीपी की तुलना में 3%। दोस्तों केंद्र की बात आए तो 3.5% है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3% है राज्यों का, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। और इसी तरह से ऋण प्रबंधन की बात करें तो ये भी बोला गया कि संयुक्त जो ऋण है दोस्तों, संयुक्त ऋण जो है 2026-27 के लिए 77.3% से घटा करके 2030-31 में कम करके हमको मतलब 73.1% पर लाना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट चीज बहुत है, वैसे हम ये चीज बात कर चुके हैं कि ऑफ बजट बोरोइंग है इनको समाप्त किया जाएगा। देखिए ऑफ बजट बोरोइंग जो है इनको क्या किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा, इनको हटाया जाएगा। मतलब ऑफ बजट बोरिंग समाप्त करना और सभी दायित्वों को घाटे में शामिल करना इसमें शामिल है, ठीक है। तो ये चीज है, देखिए मैंने यहाँ पर ये लगा भी दिया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जैसे कि जो एपीआईबी से ये डेटा है लिया गया है, आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो अभी हमारा 2024 में 81.92% है और 80% जो है वो संयुक्त है, मतलब केंद्र और राज्य दोनों का मिलाकर के जो घाटा है वो 80% के करीब में देखने को मिलेगा, ठीक है। केंद्र का इसमें अनुपात 55.6% है, जैसे कि जीडीपी ऋण का हम लोग जीडीपी के अनुपात में निकाल रहे हैं तो 55.6% अकेले किसका है, केंद्र का है। और दोनों का संयुक्त रूप से 80% से ऊपर थोड़ा देखने को मिलेगा। मोटा मोटा एक लक्ष्य याद रखना है, ये लक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, आपके एग्जाम में इस तरह के जो लक्ष्य हैं वो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। और इसमें कुछ ऐसा विशेष डेटा नहीं है दोस्तों, और ये मेंस के लिए थोड़ा सा है यहाँ पर। अभी राजकोषीय संघवाद को मजबूत कैसे कर सकते हैं, अब ये मेंस का है, ये प्री का नहीं है दोस्तों।
ये मेंस के लिए रिकमेंडेशन है। और इस तरह से क्वेश्चन भी जो हैं 16वें वित्त आयोग से, जैसे कि 16वें वित्त आयोग ने जो ऊर्ध्वाधर वितरण जो है वो कितना बोला है भाई, 41% बोला है। यहाँ पर आप अगर हम 36 की बात करें तो यहाँ पर 36 हस्तांतरण में क्या प्रमुख परिवर्तन किया गया है, तो यहाँ पर अभी जो रिसेंटली परिवर्तन किया गया है जिसमें कर एवं जो राजकोषीय वाला पार्ट है उसको हटा करके जीडीपी में योगदान को ऐड कर दिया गया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम लोग बात करें तो इस तरह के क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए, जो अभी हम लोग देख चुके थे, मेंस में भी पूछे गए, यानी कि मेंस में भी क्वेश्चन पूछने की संभावना है। यूपीएससी अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोगों को इसमें ध्यान दे लेना है। अच्छा, हम लोग इसको देख चुके हैं। कोई अब आप लोग बताइएगा कि अब आप लोगों को बताना है कि जो 16वें वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष कौन है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीजों को देखते हैं। अरे स्टडी यादव जी तो पहले से आंसर कर दिया, हम तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यहाँ पर भगवान लोग भी बैठे हुए हैं एकदम। आप तो मन पढ़ लेते हैं हमारा। हाँ जी बताइए, बताइएगा। अरविंद बनगढ़ी। अरविंद पनगड़िया, तो ये एकदम आप लोगों ने सही बताया। हाँ जी, एकदम आप लोग अच्छे से देख रहे हैं और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, अब पढ़ के जाइएगा। यहाँ पर स्टडी यादव जी अरविंद पनगड़िया पहले ही आंसर कर दिए थे, उन्होंने तो हमारा मन पढ़ लिया। क्या है आप लोग तो बहुत ही गजब गजब के लोग हैं यहाँ। ये देखिए हम लोग अभी बात करते हैं